हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषारा एजुकेशन। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसके नए टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है? अभी हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी क्या है? के कप्पा कंडक्टिविटी का लास्ट लेक्चर हमने देखा था, कंडक्शन कप्पा के बारे में हमने डिस्कस किए थे। तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी में कैसे वेरिएशंस आते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन। या तो हम किसी को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करें या डाइल्यूटेड करें तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पहले 1 लीटर पानी लिया था, 1 लीटर पानी में कुछ सॉल्यूशन हमने डिसॉल्व किया था, कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व किया था, सॉल्यूशन बना, समझो नमक ही डिसॉल्व किया था। एक एग्जांपल लेते, मैंने पानी लिया कितना, 1 लीटर पानी में मैंने कुछ अमाउंट ऑफ क्या डाला, नमक डाला, NaCl डाला। तो मुझे NaCl का जो टेस्ट है इतना डाला कि मुझे फील हो रहा है। क्लियर है? मैंने उसको और डाइल्यूट किया, तो उसको डाइल्यूट करने के बाद उसके कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा वो देखेंगे। दोनों कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में भी। क्लियर हो रहा है? चलिए, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, इतना कोई भी लिक्विड लिया, पानी लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें हमने ऑलरेडी क्या ऐड करके रखा है, कोई सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता है, जो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में हमने उसको डाला तो वो क्या हो जाता है, सीधा 100%। उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होती है, 100%। डालते बराबर वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको डाइल्यूट किया, पहले इसका ये क्या था, लेंथ थी, इतने तक ये वॉल्यूम, और ये इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर लूं और इसको मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूं एरिया को, और लेंथ उसकी 1 से, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में समझो जो सॉल्यूट है वो जो 100% डिसोसिएट हो गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जांपल 100 आयन डिसोसिएट हो गए। कितने आयन से, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन है, 100 आयन से। क्लियर हो रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि 100% डिसोसिएशन है, वो डिसोसिएट हुआ 100 आयन बना दिया। तो 1 सेंटीमीटर इतने एरिया में जो पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में वो कितने आयन है, 100 आयन। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने इसको फिर डाइल्यूट किया, ठीक है, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूट किया, और इसका वॉल्यूम यहां तक बढ़ गया 1 सेंटीमीटर का, मैंने और 1 सेंटीमीटर उसका क्या कर दिया, ऐड ऑन किया, इतना डाइल्यूट किया। तो अब उसका जो लेंथ है वो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। एरिया तो उतना ही है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया आफ्टर डाइल्यूशन, 2 सेंटीमीटर। आफ्टर डाइल्यूशन कितना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है आयन, तो इसके पूरे 2 सेंटीमीटर क्यूब में पूरे आयन कितने लेंगे, 200 कैसे लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूशन के बाद और इलेक्ट्रोलाइट, भाई पहले ही 100% डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट हो सकता है क्या, नहीं। तो 200 से 2 सेंटीमीटर में भी टोटल आयन कितने रहेंगे यहाँ पे, अभी 100 आयन। अब आफ्टर डाइल्यूशन अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं तो एक में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हो जाएंगे, 50 आयंस। कोई डाउट है? फिर से देखो एक बार, हमने पहले कुछ अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं वाटर लिया, और उसमें समझो फॉर एग्जांपल NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मैंने डाला, वो डिसोसिएट हुआ, कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, कितने में, 1 सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने आयन दिया उसने, 100 आयन। मैंने और पानी डाला और डाइल्यूट किया,
2 सेंटीमीटर क्यूब में फैल जाएंगे ना, क्लियर हो रहा है। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में वो पूरे आयंस अगर फैल गए तो हमारे पास में टोटल 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस है, 100 है। पर अगर मुझे अभी 1 सेंटीमीटर का ही निकालना है इनमें से तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर में 50 आयन चले जाएंगे और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 50 आयन चले जाएंगे, क्लियर हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, आयंस का कंसंट्रेशन 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डाइल्यूशन जब बढ़ाया, डाइल्यूशन जब इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, ऑब्वियसली जब भी हम कंसंट्रेशन बढ़ाए, सॉरी जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होता है ना, तो कंडक्टिविटी क्या हुई, 50 आयन हुए 1 सेंटीमीटर में, तो क्या होगी, कंडक्टिविटी, आयन कम हुए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर हो रहा है क्या, कोई डाउट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन। अब हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेम इस कंडीशन में अभी भी कोई डाउट है, अब किसके लिए देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। अब हमने फिर से कंसंट्रेशन लिया, समझो इसकी जो लेंथ थी वो कितनी है 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई डाउट। अब मुझे एक बात बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो डिसोसिएट होता है क्या, नहीं, बहुत कम, या फिर हम बोलते हैं अगर इनिशियल जब हमने ये किया, ये जो डिसोसिएशन इसमें आयन से 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैं बोलती हूँ 2 ही आयन थे, ठीक है, कितने आयन थे, डिसोसिएट ऐसे होता नहीं, हम 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, 2 आयन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डाइल्यूशन, क्या किया हमने, फिर से डाइल्यूट किया, आगे कितना इंक्रीज हुआ, फिर से 1 सेंटीमीटर हमने इंक्रीज किया, वॉल्यूम कितना है आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, हमने थोड़ा सा डाइल्यूशन किया तो आयंस क्या हुए, थोड़े से इंक्रीज हुए, अब आयन कितने हो गए 4 आयंस, 4 आयंस हो गए। तो अब मुझे बताओ आयंस की क्वांटिटी बढ़ी, आयंस बढ़े, क्लियर हो रहा है, आयंस क्या हुए, इंक्रीज हुए। तो इस कंडीशन में आफ्टर डाइल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डाइल्यूशन हमने इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, रिड्यूस ही होगा ना, कमी होगा, डिक्रीज ही होगा। और कंडक्टिविटी कैसी हुई, गुड, कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हुई, इंक्रीज। याद रहेगा क्या, जब हम कंडक्टिविटी में अगर हम कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी अगर हम कंसंट्रेशन को मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करते तो हमेशा क्या याद रखोगे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डाइल्यूशन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर हो रहा है क्या। यहाँ पे आपको ये देखो पॉइंट्स लिखे हुए आपकी बुक्स में, as the dilution increases strong electrolyte of the concentration decreases and conductivity decreases due to the less number of ion per unit volume। मतलब क्या बोल रहा है, अगर हम किसी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आयंस क्या हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, पहले पर यूनिट वॉल्यूम कितना था 100 आयन थे, अभी पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं 50 आयन है, तो आयन क्या हो गए, कम हो गए, उसके कारण क्या हो गई, उसकी कंडक्टिविटी कम हो गई। जितने ज्यादा आयंस रहेंगे, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगी। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, आयन बढ़ गए, आयन बढ़ा ना, आयन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है क्या, पहली कंडीशन क्लियर है, पक्का। सेकंड,
वेरिएशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, वो टर्म को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का था वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अगर मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 1 मोल के लिए देखते हैं। अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट अगर हम ऐड करते हैं, 1 मोल ऑफ किसी का कंसंट्रेशन रहता है, तो उस कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे अगर हम डाइल्यूशन करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, याद है? चलो देखते हैं। दो कंडीशन इसमें भी रहेगी, कौन कौन सी? ठीक है, चलो सेम हमने इसमें वाटर, बट अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन किया हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो कितना है, 1 मोलर कंसीडर किया। कितना? 1 मोलर। एक मोलर के लिए कितना रहेगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सेम वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो रहा है? क्यूब लिखा वो ऐसा हो गया, ऐसा था, ठीक है। तो हो गया। चलो यहाँ पे एक बात है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। मुझे एक बात बताओ, आपने कभी एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है, नमकीन लगता है पानी। अब मैंने क्या किया, वही वो जो था ना, वो जो 1 गिलास सॉल्यूशन, उसमें एक और गिलास पानी ऐड किया, डाइल्यूट किया, नमक का टेस्ट आएगा? कम आएगा, मतलब नाक के बराबर है, मतलब चल आएगा। चल मैं 3 गिलास पानी ऐड कर, नहीं आएगा। अब आएगा क्या? नहीं। कैसे हो जाएगा पानी का टेस्ट? फीका हो जाएगा, मतलब टेस्टलेस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमने नमक भी ऐड किया। क्लियर है ना? अब मोलर कंडक्टिविटी उसी पे डिपेंड करेगी। अब आयन तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके थे, आयन कंप्लीटली NaCl स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया। अब क्या होगा, अगर मैं इसमें और डाइल्यूशन कर रही हूं, क्या किया मैंने? डाइल्यूशन किया, ठीक है। डाइल्यूशन करने के बाद और एरिया बढ़ेगा, इतना हमने कर लिया इसका डाइल्यूशन, ठीक है। अब सोडियम और क्लोरीन के आयन जो डिसोसिएट हुए, अब क्या हो जाएंगे, दूर दूर भागेंगे। उसको पानी ज्यादा मिला तो इधर उधर क्यों नहीं आ रहा था तुमको टेस्ट, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स से इधर उधर और ज्यादा फैल गए, जिसकी वजह से आपको पानी का सॉरी नमक का टेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको क्या हो गया, जगह ज्यादा मिल गई, वो डिसोसिएट हो गए कंप्लीटली, ज्यादा मतलब डिसोसिएट पहले ही हो गए, वो भी उसको एरिया ज्यादा मिल गया, जगह ज्यादा मिल गई, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे। अब टेस्ट नहीं आ रहे, तो मुझे एक बात बताओ, आफ्टर डाइल्यूशन उसको मूवमेंट के लिए तो जगह बढ़ गई। अगर वो ज्यादा मूव हो पा रहे हैं आयंस, तो जितना ज्यादा मूव करेंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? अभी इस कंडीशन में क्या हुआ, आपने डाइल्यूशन किया तो NaCl और सॉरी सोडियम और क्लोरीन के लिए जो उनका जो अट्रैक्शन था, दोनों को पास में, पहले मैंने जब कम पानी लिया था तब वो दोनों पास पास में थे, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। अभी हमने पानी ज्यादा बढ़ा दिया, तो कैसे कर रहे हैं, मूव कर सकते। फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, स्पेस बढ़ गई, तो स्पेस जब बढ़ती है तो इजीली कैसे हो पाते हैं, मूव कर पाते हैं। पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो उनको कैसे मिल जाता है, फ्री स्पेस मिल जाती है, तो वो मूव ज्यादा करते हैं। एक्चुअली हम लिक्विड और अगर गैस की बात करें, तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे ज्यादा रैंडम इधर उधर मूव कर पाते हैं, कैसे उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते, जब अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया,
कम क्या लेस अट्रैक्शन है। क्लियर हो रहा है? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ठीक है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आयन पहले समझ लो 0 थे, हमने डाइल्यूशन किया, थोड़े से क्या बोलते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब में कुछ आयन बने, तो सीधी सी बात है आयन बढ़े तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी ना, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। क्लियर है? याद रहेगा पक्का? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक कंडीशन देखते हैं, जो कोलार्स ने जो इक्वेशन दी हुई थी वो देखते हैं आगे। याद तक डन है? हाँ। मोलर कंडक्टिविटी, अगर हम वेरिएशंस आता है मोलर कंडक्टिविटी जो भी हमने देखा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे हो सकता है देखते हैं। ग्राफ बहुत कोलर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी पे, और उनको एक रेशियो समझ में आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उन्होंने वो बताया था, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया। सबसे पहले देखो, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी में बहुत बहुत डाइल्यूशन कर रहे हैं, कंटीन्यूअसली डाइल्यूशन कर रहे हैं कंटिन्यू, तो एक डाइल्यूशन का लेवल आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम जीरो डाइल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो डाइल्यूशन पे उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। ठीक है, कहां से बढ़ेगी मोलर कंडक्टिविटी? टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन उन्होंने रूट्स का बहुत से एक्सपेरिमेंट किया, रूट कंसंट्रेशन का रूट इसलिए उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, उनको ये इक्वेशन मिली। तो इनको ग्राफ कैसे दिखा? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था वो कैसा जा रहा है? लीनियर जा रहा है, दिख रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्लोप होके सीधा मतलब बेंड होके सीधा नीचे आ रहा है। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी। क्या होता है हमारे पास में, अगर स्ट्रेट लाइन जाता है तो एक स्लोप की इक्वेशन है y = mx + c, याद है सबको? m की वैल्यू है कंसंट्रेशन, जो उन्होंने m को जो कांस्टेंट उन्होंने लिया, क्योंकि देखो अगेंस्ट जा रहा है, रिवर्स आ रहा है, तो इन्होंने -a लिया, a क्या है? कांस्टेंट। x की वैल्यू क्या है? √c प्लस y क्या है? लैम्बडा, और कहां तक जा रहा है? लैम्बडा नॉट तक। तो कांस्टेंट क्या है? लैम्बडा नॉट। कोई दिक्कत है? तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर प्रॉपर अगर करो तो क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है? लैम्बडा लैम्बडा नॉट माइनस a√c। तुम्हें ये इक्वेशन मिली किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी अगर कैलकुलेट करनी है इनफिनाइट और जीरो डाइल्यूशन पे, तो आप इस इक्वेशन से कर सकती हो। यहाँ पे a क्या है? कांस्टेंट है, और लैम्बडा नॉट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो डाइल्यूशन। क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर और जीरो डाइल्यूशन। क्लियर हो रहा है क्या? ये आपको इक्वेशन मिली। पर अब यहाँ पे देखो,
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो लीनियर है क्या? तो इस कंडीशन से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कोलार्स ने एक लॉ अलग से स्टेटमेंट दिया, उस लॉ का नाम क्या था, कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या दिया, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या बोलता है ये लॉ, द लॉ state at infinite dilution each ion migrate independent of co-ions and contribute to total molar conductivity of an electrolyte irrespective of nature of other ion to which it is associated। मीन्स उन्होंने क्या बोला, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिसोसिएट हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे, एक तो पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक तो नेगेटिव आयन, यही हो सकता है। तो इनकी अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइटसिमल तक निकालनी है तो उन्होंने क्या बोला, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव आयन है उनको और नेगेटिव आयन के मोलर कंडक्टिविटीज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल मोलर कंडक्टिविटी क्या मिल जाएगी। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आपको क्या करना पड़ेगा, n क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ कोफिशिएंट, जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे जो कोफिशिएंट में वो किसके पॉजिटिव आयन के लिए जो लेम्डा कंडक्टिविटी प्लस n लेम्डा नॉट नेगेटिव आयन के लिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं, देखो अगर हमें पूछा लेम्डा नॉट KCl के लिए तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे पॉजिटिव क्या, हमें एक सीधी सी बात पता है, KCl जब डिसोसिएट होगा K प्लस Cl नेगेटिव देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N कितना है यहाँ पे, 1 ही है, एक ही आयन बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 को तो मैं मेंशन नहीं कर रही, तो क्या हो जाएगा लेम्डा नॉट K प्लस हो जाएगा पक्का प्लस लेम्डा नॉट Cl। क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, Ba OH2 के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, अगर हमें निकालना है लेम्डा नॉट Ba OH2 के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ba कितना है 2 प्लस फॉर्म में, क्या रहेगा फिर, अगर बेरियम अगर ब्रेक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, Ba2 में बाबा OH क्या है, नेगेटिव है, तो OH के अगर 2 आयन वहां पे यूज हो रहे हैं, 2 into OH अगर हमारे पास में है तो Ba का यहाँ पे क्या रहेगा स्टेट 2 प्लस रहेगा ना। लास्ट हमने देखा था आयोनिक इक्विलिब्रियम में पॉजिटिव नेगेटिव कितने से कितना वो होगा, क्लियर हो रहा है। 2H है तो Ba कैसा रहेगा यहाँ पे 2 प्लस फॉर्म में, तो इसके लिए अगर निकालना है तो क्या हो जाएगी लेम्डा नॉट Ba 2 प्लस लेम्डा। अब यहाँ पे देखो सी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं OH कितने बन रहे हैं 2 ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 OH नेगेटिव। क्लियर हो रहा है क्या, नंबर क्या लेंगे कितने ही आयंस दे रहा है M। क्लियर हो रहा है। एक आध और लेते हैं, तुम करके बता, क्यों एग्जांपल्स में डाल दूंगी उसके बाद में उसमें देख लेना। क्लियर है यहाँ तक, क्या किया हमने यहाँ पे, इसका मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ग्राफ कैसे आ रहा है, स्लोप में आ रहा है, तो उन्होंने एक लॉ दिया था कोलार्स ने आयंस के माइग्रेशन का, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का। उसमें उन्होंने क्या बोला, अगर हमें टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी सॉल्यूशन की तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जितने भी आयंस डिसोसिएट हुए हैं तो उनके उनके कंडक्टिविटी को, मोलर कंडक्टिविटी को अगर हम ऐड करते तो हमें टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो हमने किया KCl के लिए भी कुछ एग्जांपल्स के साथ किया। डन, कोई डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका रिलेशन अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा के साथ में अगर निकालते, मतलब हमें अभी क्या निकालना है कि जो भी मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन पे, तो वो
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में कैसे होती है? The degree of dissociation alpha of the weak electrolyte is related to the molar conductivity at the given concentration. अब सीधी सी एक बात है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और वो बढ़ के कहाँ तक जाएगा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक। हमने अभी देखा था जो ग्राफ में आया था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम सी वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर लेमडा सी कंसीडर करते तो कहाँ तक गई थी, लेमडा नॉट तक, जीरो कंसेंट्रेशन तक, जीरो सॉरी डाइल्यूशन तक। तो मुझे एक बात बताओ, यही तक की इंक्रीज होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बीच में चलेगा, इन दोनों के ही रेशियो के बीच में रहेगा। तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। वहां पे लैम्डा सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट, और लैम्डा नॉट मोलर कंसंट्रेशन एट जीरो कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या रहेगा, याद क्या रखोगे, कंसंट्रेशन कहां से कहां बढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन से वो कहां तक गया, जीरो कंसंट्रेशन तक। तो लैम्डा सी से लैम्डा नॉट तक, इन दोनों का ही रेशियो क्या रहेगा, इन्हीं के बीच में तो जितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, क्योंकि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के जब हमने देखा था एक ही बात दिखा था कि इतना हमने लिया था, इस कंडीशन में कैसे थे, आयंस कैसे बने थे हमारे, जीरो बने थे। एक डाइल्यूशन के बाद, आफ्टर डाइल्यूशन हमारे पास में कुछ आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, समझो दो आयन बने, तो इन्हीं के बीच में तो कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो जितना कंसंट्रेशन चेंज होगा उसी हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। पहले जब अगर मैं बात करूं आयन की कंडक्टिविटी समझो थोड़ी सी थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी थी, और कुछ समय बाद में जैसे हमने डाइल्यूशन किया मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, तो इन दोनों के रेशियो में हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ ना, इन्हीं के बीच में तो आयन डिसोसिएट हुए। क्लियर हो रहा है ना, पहले आयन कुछ भी नहीं थे, डिसोसिएट नहीं हुए थे, कुछ समय बाद जैसे हमने डाइल्यूशन किया आयन डिसोसिएट हुए, दो आयन बना, तो यही तो हमारा समझो दो आयन ही तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जाएगा, समझ रहे हो? तो यही हमें क्या निकालना है, यही रिलेशन बिटवीन काय का है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमारा जो है हमें मेजरमेंट करना है, कंडक्टिविटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कुछ हमें कंडक्टिविटी सेल को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेल से कंडक्टिविटी कैसे होगी। सेल के बेस पे हमें 3 स्टेप में मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना, कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो सबसे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये होता है कि इसके ऊपर में आपको कैलकुलेशन पार्ट आता है कि कैसे आपको 3 स्टेप में कैलकुलेट करने भी आना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या है कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। हमने एक बीकर लिया, बीकर में सॉल्यूशन डाला है, सॉल्यूशन हमने एक ग्लास ट्यूब से 2 प्लैटिनम प्लेट्स को सेपरेट किया है, और ये दिख रहा है क्या, यहाँ से हम कुछ ना कुछ कनेक्शन देंगे। क्लियर हो रहा है, सॉल्यूशन में हमने क्या डीप किया, ग्लास ट्यूब के अंदर में प्लैटिनम प्लेट्स। क्लियर हो रहा है, तो सबसे पहली चीज इस कंडक्टिविटी जो जितना भी हम बोलते हैं, जैसे कि टेक अ बीकर एंड सॉल्यूशन उसमें लो, फिर उसके बाद वो सॉल्यूशन में ग्लास ट्यूब से सेपरेट करो, हो सकता है वो सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड लो, मतलब बुक में आपके मेंशन किया है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो कौन सा लिया है, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड लिया है, और 2 प्लैटिनम प्लेट्स को, ब्लैक प्लेट्स को हमने क्या किया है, ग्लास ट्यूब के अंदर में डीप किया हुआ है। और ये सब आपको सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कंडक्टिविटी सेल को डिफाइन करो, तो कंडक्टिविटी सेल्स में आपको सबसे पहले तो गिवन पूरा लिखना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है वो पूरा क्लियर है। अब आते हैं सेल कांस्टेंट, मेन चीज क्या है, सेल कांस्टेंट होता है। आपको कंडक्टिविटी पता है, कंडक्टिविटी हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कप्पा K इक्वल्स टू 1/r इनटू L/A, याद आ रहा है क्या था, द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय K इज इक्वल्स टू 1/r इनटू L/A, ये हमने पहले भी देखा था। अब अगर हम बात करें सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ सेपरेशन L बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इसकी लेंथ के बीच में इतने एरिया में वो जो इलेक्ट्रोड जो डिवाइड हुए उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, L/A। क्लियर है, अगर मैं सेल कांस्टेंट को यहाँ पे पुट करूं तो क्या हो सकता है, क्या मैं इस वैल्यू को सेल कांस्टेंट बोल सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, K is equals to cell constant upon R, मैं लिख सकती हूँ, इसमें कोई डाउट? अगर ये वैल्यू क्या हो गई हमारी
कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो गया, याद रहेगा। अगर हमें सेल कांस्टेंट का अगर हमें यूनिट देखना है तो यहाँ से बता, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, और एरिया को हम या तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा मीटर इनवर्स या फिर और सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो रहा है क्या, यूनिट याद रहेगा, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। और आपका कंडक्टिविटी के लिए मतलब कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन आर। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास में 3 स्टेप है। सबसे पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट तो किसी सॉल्यूशन का डायरेक्टली सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया कि कंडक्टिविटी डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक फिजिक्स का कांसेप्ट लिया। फिजिक्स का कांसेप्ट पढ़े हो, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। ये जो सेल है कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के साथ में कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद में आर रेजिस्टेंस जो सॉल्यूशन का वो यहाँ से डिफाइन किया। क्लियर हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि इसको किस वे से उन्होंने 3 स्टेप में किस वे से इसको कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी करना है। नेक्स्ट आते हैं कि 3 स्टेप में कैलकुलेट कैसे करना है। क्या कैलकुलेट करना था हमें, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी थी। किसकी, किसी भी गिवन सॉल्यूशन अगर हमारे पास में अननोन सॉल्यूशन दिया है और उसकी अगर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हम 3 स्टेप में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, डिटरमिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहली चीज हमने अभी सेल देखा था, कंडक्टिविटी सेल देखा था। कंडक्टिविटी सेल में हमने क्या देखा था कि हमने एक सॉल्यूशन दिया था, क्रोमोप्लाटिक एसिड का एक सॉल्यूशन दिया था, और उसमें हमने ग्लास ट्यूब के अंदर में 2 प्लैटिनम जो प्लेट्स थी उसको डीप किया था। क्लियर है। तो अब इस सॉल्यूशन अगर एक बात की जाए, कोई भी अगर सेल अगर हमारे पास में अगर कंडक्टिविटी सेल है तो कंडक्टिविटी सेल के बारे में हमेशा ये बात याद रखना, हम सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो, सॉल्यूशन चाहे हम उसके अंदर कोई भी ले, पर उस सेल की हमेशा सेल कांस्टेंट क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमने अगर कोई नॉन सॉल्यूशन दिया, फॉर एग्जांपल अभी जो एक्सपेरिमेंट करने वाले उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में कनेक्ट करने वाले, पर हमने जो कंडक्टिविटी सेल में जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता है। ठीक है, उसका जो K की जो वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी ऑफ द KCl हमें क्या है पहले से नोन है। तब जाके ये एक्सपेरिमेंट हमें इससे अगर हमें उसकी कंडक्टिविटी अगर हमें पता है तो हम उसका सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो पहली स्टेप में क्या करना है, हमें सबसे पहले सेल कांस्टेंट को निकालना है। हमें सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। सेल कांस्टेंट जैसे ही मिलेगा उसके बाद हमें उसकी जो गिवन सैंपल है, जो अननोन सैंपल है, उसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास में जो गिवन फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करके हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, उसका कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये हमारे पास में एक सेल है, कंडक्टिविटी सेल है। क्लियर है, लास्ट में देखा था। क्लियर। इस कंडक्टिविटी सेल को हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में। ये दिख रहा है, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले सबसे पहले समझो, ये दिख रहा है, ये डिटेक्टर है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, F क्या है, ये जो A और B का जो डिस्टेंस है, A B के डिस्टेंस को हम ये क्या कर सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना F, इस पॉइंट को हम इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे हम मूव करेंगे तो हमें इनका डिस्टेंस मिलेगा, जैसे हमें इनका डिस्टेंस मिलेगा तो हमें सीधी सी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पे Rx की जो वैल्यू है वो मिलते जाएगी। क्लियर हो रहा है। क्या किया आपने, कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में कनेक्ट किया। यहाँ पे क्या है, KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। KCl का जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस कैसा है, R सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन हमने लिए, सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अननोन है। F क्या है, स्लाइडिंग कांटेक्ट दैट मूव अलोंग विद AB। F से क्या कर रहे हैं, हम स्लाइड कर सकते हैं, जिससे हमें AB को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, AB और AC एंड BC को। क्लियर हो रहा है, सॉरी AB एंड BC। क्लियर है। D क्या है, करंट डिटेक्टर। ये D क्या है, जो करंट को डिटेक्ट करेगा कि जब हम उसको स्लाइड करेंगे तो कुछ तो करंट डिटेक्ट होगा, करंट डिटेक्ट होगा तो हमें Rx की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। AB और AC क्या है, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो यहां से कुछ करंट आ रहा है और इस सर्किट में ऑलरेडी क्या हो रहा है, करंट। ठीक है, इस सर्किट में ऑलरेडी क्या हो रहा है,
करंट कुछ फ्लो हो रहा है। क्लियर हो रहा है क्या? इधर से एक करंट आएगा जो एसी के थ्रू मेजर होगा, ये जो है करंट, ये जो यहाँ से जो रेजिस्टेंस, ये जो करंट आ रहा है वो हम डीसी से मेजर करेंगे, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से हमें जो करंट है वो कहाँ डिटेक्ट होगा? डी डिटेक्टर में। क्लियर हो रहा है क्या? ये क्या है? सर्किट है। एसी क्या है हमारा? सर्किट अल्टरनेट करंट। ठीक है, चलो देखो, अकॉर्डिंग टू व्हिटस्टन ब्रिज प्रिंसिपल, अगर व्हिटस्टन ब्रिज प्रिंसिपल से देखें तो आर सॉल्यूशन, ये जो रेजिस्टेंस जो सॉल्यूशन का आ रहा है वो कौन बताएगा? एसी। तो आर सॉल्यूशन लेंथ ऑफ एसी, और हमारे पास में जो आर एक्स है वो कौन बताएगा? बीसी। क्लियर हो रहा है? तो आर एक्स बाय लेंथ ऑफ बीसी से पता चलेगा। इतना क्लियर है? अब आगे देखो, तो मुझे अगर आर सॉल्यूशन निकालना है तो ये जो लेंथ, ये डिवाइड फॉर्म में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर सॉल्यूशन क्या होगा? लेंथ ऑफ एसी अपॉन लेंथ ऑफ बीसी इनटू आरएक्स। क्लियर हो रहा है? आरएक्स तो हमें कहां से मिल जाएगा? नोन मिल जाएगा, इसके वजह से ये सर्किट डायग्राम हमने जो लगाया उसमें से हम आरएक्स की वैल्यू इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आर सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? जितना लेंथ ऑफ एसी रहेगा, जितना लेंथ ऑफ बीसी रहेगा, आरएक्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आर सॉल्यूशन मिलेगा। हमें आर सॉल्यूशन की जरूरत थी। क्लियर है? आर सॉल्यूशन मिल गया। अब आगे देखो, Rx क्या है? बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ AB एंड BC। Rx कहां से मिल जाएगा? AB और ABC की लेंथ से हमें मिल जाएगा। चलो, सो K इज इक्वल्स टू क्या था हमें पता है? कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन R। हमने लास्ट में निकाला था, कैसे निकाला था? K इज इक्वल्स टू 1 बाय R इनटू L बाय A। ये क्या है? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट के लिए हमारे पास एक फार्मूला क्या हो जा रहा था? K K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट अपॉन R। वही है के कंडक्टिविटी ऑफ KCl हमारे पास में क्या रहेगी? अभी नोन रहेगी। हमने जब KCl सॉल्यूशन दिया उसकी कंडक्टिविटी हमने पहले बोला, हमें कंडक्टिविटी उसकी पता होनी चाहिए। R सॉल्यूशन तो हम इससे निकाल लेंगे व्हिटस्टन ब्रिज से। व्हिटस्टन ब्रिज से हमने क्या निकाला अभी? R सॉल्यूशन। फिर से रिमाइंड करो, हम व्हिटस्टन ब्रिज क्यों लगा रहे हैं? हमें आर सॉल्यूशन पता नहीं है, रेजिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, तो हम वो कैसे करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। किसके हेल्प से? जो कंडक्टिविटी सेल को हम कनेक्ट करेंगे, बट इसकी जो हमने केस जो सॉल्यूशन लिया है उसकी हमें कंडक्टिविटी क्या रहेगी? नोन रहेगी। क्लियर हो रहा है? आर सॉल्यूशन मिल गया, क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? KCl इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना। KCl हमारे पास में कैसा है? नोन वैल्यू है। आर सॉल्यूशन हमने यहां से निकाल चुके हो, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। अगर एक बार सेल कांस्टेंट मिल गया तो एक बात क्या याद रखनी है, अगर अब इसमें मैं कोई भी सॉल्यूशन ऐड करूं, सेल कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी क्या? अभी KCl लिया था, अगर मैंने कोई और सॉल्यूशन ले लिया, सब फॉर एग्जांपल मैंने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, पर NaCl ठीक है, उसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन अगर हमने ले लिया, यहाँ अननोन सॉल्यूशन लिया, तो अब सेल कांस्टेंट चेंज होगा। जो सेल हमने लिया है, जो हमने कंडक्टिविटी से लिया, कंडक्टिविटी सेल के लिए एक बार सेल कांस्टेंट जो आता है वो कभी चेंज नहीं होता, ये याद रखोगे। तो हमें सेल कांस्टेंट मिल गया। तो अब K इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन R सॉल्यूशन, ये तो हमने ऊपर से भी नोट कर लिया था। अगर मुझे गिवन सॉल्यूशन के लिए निकालना है, सेल कांस्टेंट हमारे पास में है, R सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, तो कंडक्टिविटी R सॉल्यूशन हम यहां से निकाल लेंगे, सेल कांस्टेंट हमें मिल चुका है, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको कंडक्टिविटी मिलेगी क्या? सेल कांस्टेंट हमारे पास में, आर सॉल्यूशन हम ऊपर से कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगी? कंडक्टिविटी। क्लियर है? उसके अलावा अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हमें मोलर कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला पहले ही पता है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 K/C। हमने लास्ट में देखा था वेरिएशन K और C के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। क्लियर है? तो उससे हमें फार्मूला क्या मिला था? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 K/C। क्लियर हो रहा है? तो इससे हम पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? एक बार और एक्सप्लेन करना है। डन है? पक्का? क्या किया आपने? सबसे पहले कंडक्टिविटी से लिया, व्हिटस्टन ब्रिज के साथ में उसको कनेक्ट किया। हमने KCl की कंडक्टिविटी हमें पहले से पता थी, हमने उसको कनेक्ट किया KCl के बारे में, तो सिर्फ हमें उसकी R सॉल्यूशन पता नहीं था। R सॉल्यूशन हमें क्यों निकालना था? क्योंकि हमें सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है, तो हमने इसको कनेक्ट किया, यहां से हमें क्या मिला? R सॉल्यूशन मिला। ठीक है, R सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया, R सॉल्यूशन से हमने क्या निकाला? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट निकाला क्योंकि KCl की वैल्यू हमें कंडक्टिविटी पता थी, R सॉल्यूशन हमें ऊपर से मिल गया था, इससे हमें क्या मिल गया? सेल कांस्टेंट। अब मेरे पास में अगर सेल कांस्टेंट है
तो मैं कोई भी सॉल्यूशन निकालूं, मुझे आर सॉल्यूशन तो यहाँ से मिलते जाएगा और उसके साथ साथ सेल कांस्टेंट तो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, तो किसी भी सॉल्यूशन की मैं कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ। अगर मोलर कंडक्टिविटी पूछा तो हमारे पास में के भी मिल चुका है, कंसंट्रेशन हमें पता ही है, तो 1000 K by C, तो हमें उससे क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर हो रहा है क्या, कोई डाउट? पक्का कैसे कैलकुलेट करना है, और इसी स्टेप से, ये 3 स्टेप से हमें कैलकुलेशन डन करना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम सेल्स के टाइप्स देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स है उनके दोनों टाइप्स देखेंगे, कैथोड एनोड के बारे में क्या क्या रिएक्शंस होती है, उसके अलावा हम 2 सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इसी के काफी सारे आपको एक क्वेश्चंस दिए हुए, उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।